हेलो गुड इवनिंग बच्चों, मैं कुमारी पूजा प्रभा सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से। तो हम लोग कर रहे हैं 13 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आज हम लोग सब्जेक्टिव खत्म करके फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में आए हैं और ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट 1 हो चुका है। आज हम लोग डे 2 में हैं। तो ऑब्जेक्टिव का आज है डे 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन तक कर लिया था? 20 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग 21 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन बीजांड का भाग नहीं है? अब हम लोग सबसे पहले जाने कि ये बीजांड क्या होता है। तो ये हो गया हम लोगों के जिसके अंदर सीड्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बीजांड कहते हैं। बीज का निर्माण जिस स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसी को हम लोग बीजांड कहते हैं। ठीक है। और ये जो बीजांड का ऊपर वाला जो एंड होता है उसको हम लोग कहते हैं चलेजा एंड, चलेजा छोर। और नीचे वाला जो छोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। अब उसके बाद इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको, बाहर वाला लेयर को आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले लेयर को आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये हो गया बाहर वाला, तो आउटर इंटेगुमेंट, और जो इनर आ गया, अंदर आ गया, उसको इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। बाहर वाला बाह्य आवरण और अंदर वाला आंतरिक आवरण। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस बीजांड के अंदर इंटेगुमेंट भी मिल गया, चलेजा भी मिल गया। और ये जो स्पेस जो हम लोगों का ये दिख रहा है, ये स्पेस, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। तो इंटेगुमेंट भी बीजांड के अंदर आ गया, न्यूसेलस भी आ गया और चलेजल एंड भी आ गया। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है वो बीजांड के अंदर पाया जाता है। बच क्या गया? ऑप्शन नंबर डी, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, ये इंडोथीसियम जो है ये बीजांड का पार्ट नहीं है। तो फिर मन में आ रहा है कि ये इंडोथीसियम पार्ट किसका है? तो हम लोग जो देखते हैं मेल प्लांट में जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, परागकण का फॉर्मेशन होता है, उस परागकण का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो ये सबसे जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद मिड लेयर होता है, एंडोथीसियम होता है, टैपिटम होता है। तो ये जो परागकण वाली स्ट्रक्चर है, तरीके से चतुष्कोणीय संरचना बनता है, टेट्रार्ड स्ट्रक्चर बनता है। उसी टेट्रार्ड स्ट्रक्चर में, एक मिनट, कैसा बन गया? ठीक है, ये चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर बनता है। इसी टेट्रार्ड स्ट्रक्चर का आउटर मोस्ट लेयर जो हो गया वो क्या कहला जाएगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर लेयर होता है, जो सेकेंड लेयर होता है, उसी सेकेंड लेयर का नाम क्या है? इंडोथीसियम। फिर इसके अंदर जो थर्ड लेयर होता है उसका नाम होता है मिडल लेयर। मिडल लेयर। और जो अंदर वाला होता है सबसे अंदर, यही होता है टैपिटम। इसी के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो डी जो हो गया वो हो गया राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है? बीजांड का भाग नहीं है। तो इंडोथीसियम जो है वो क्या है? मेल पोलन ग्रेन के बनने का जो स्ट्रक्चर होता है उसी का एक लेयर है जिसका नाम है इंडोथीसियम। इसीलिए डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? तो हम लोगों ने देखा था, ये हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एक अंडाकार संरचना, एक एक दोनों तरफ से अंडाकार संरचना बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय या ओवरी कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्त्री जननांग के अंतर्गत कितने? तो एक जोड़ा, मतलब 2 अंडाशय पाए जाते हैं। 2 ओवरी हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी में क्या लिखा हुआ है? एक जोड़ा अर्थात 2। तो अंडाशय की संख्या कितनी हो गई? 2। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कच्चे नारियल का जो दुधिया पानी होता है ये क्या होता है? तो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि नारियल का जो पानी होता है, ये हो गया नारियल, इसके अंतर्गत
इसमें जो भ्रूणपोष होता है जिसको हम लोग खाते हैं, और भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, पूरा वाटर वाटर नारियल पानी भरा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अभी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में नहीं बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी, द्रवित भ्रूणपोष। कभी कभी क्वेश्चन कंपटीशन वाले एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो इसका भ्रूणपोष होता है, जिसको हम लोग फ्रूट्स के रूप में यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो पानी होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, द्रवित भ्रूणपोष। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगुलिकाएं किसका, ला भी नहीं, यहाँ पे लार्वा होना चाहिए, किसका लार्वा है, तो ये जो है फिश में जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लार्वल फॉर्म, जिसको हम लोग अंगुलिकाएं कहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिनके अंदर भ्रूणपोष रहेगा उनको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है। इसका ए जो आंसर है वो राइट है, एंडोस्पर्म जो है इसका आंसर हो जाएगा, कि बीज के अंदर जिसमें भ्रूणपोष जो होगा पूरी तरीके से मैच्योर होगा, डेवलप्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 क्वेश्चन नंबर, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, और ये क्वेश्चन भी 2017 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है ऑफलाइन में कि नवास्चीन जो था ये खोज करने वाले थे किसके, द्विनिषेचन के। द्विनिषेचन की खोज नवास्चीन ने किया था। दो प्लांट था, एक था लीलियम और दूसरा प्लांट था फर्टिलेरिया। लीलियम और फर्टिलेरिया के प्लांट पर इसको सबसे पहले इन्होंने देखा था, सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लें, यहाँ चर्चा हो रहा है द्विनिषेचन का, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष के अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड, बीजांड वृंत या बीजांड द्वार भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे स्पेस होता है उसको। और इधर यहाँ पर 3 सेल वापस से पाए जाते हैं, जिसमें से क्या हो गए, 2 सिनर्जिड सेल हो गया, सहायक कोशिका दिख रहा है, इधर कट तो नहीं रहा, और जो दोनों के बीच में होता है यही हम लोगों का क्या होता है, अंड कोशिका ओवम सेल। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंटर में एक ही सेल, एक ही पूरा जो सेल है उसके अंदर 2-2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और या तो दूसरा नाम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही बीजांड के अंदर, एक ही भ्रूणपोष के अंदर 2-2 बार निषेचन की क्रियाएं हो रही है। एक बार नरयुग्मक आता है तो अंडाणु से निषेचित होता है, और दूसरा जो नरयुग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से निषेचन हो रहा है एक ही अंडाशय के अंदर। ऐसे हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी गांव घर में एक शादी हो रही होती है और पकड़ करके उसी मरबे पे दूसरी की शादी करा दी जाती है, तो सेम यहाँ पे यही सिचुएशन है, एक ही भ्रूणपोष के अंदर क्या हो रहा है, 2-2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था, नवास्चीन ने किया था। वो प्लांट क्या था, लीलियम और फर्टिलेरिया नामक प्लांट पे सबसे पहले किया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्राणु में अग्रपुंजक का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये हो गया हम लोगों का स्पर्म। स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है, इस हेड के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी कैप वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको अग्रपुंजक। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो अग्रपुंजक है, कैप जैसा स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, किस चीज से बना होता है, तो ये सेल का पार्ट है, सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी बॉडी। इसी गोल्जी बॉडी से ये बना हुआ होता है, और यही एक्रोसोम क्या करता है, एक के फर्टिलाइजेशन में एक की जो दीवार होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म
आराम से अंडाणु में प्रवेश करके निषेचन की क्रिया को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन में कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो तुम लोग जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, देखो एक बार, और ये पूछा हुआ है 2017 का क्वेश्चन। बताओगे क्या? यहाँ तो आंसर दिया हुआ ही है, पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा हजारों पौधों को डेवलप करना है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस थे इसको हम लोग क्या कहते थे? सूक्ष्म प्रजनन कहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है सूक्ष्म प्रवर्धन या प्रजनन, ये राइट आंसर हो गया। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि कोई प्लांट्स है, उस प्लांट का कोई बॉडी पार्ट ले लिए, कोई बॉडी पार्ट लेंगे तो क्या चला जाएगा? उत्तक आ जाएगा। इस उत्तक को किसी भी न्यूट्रिशन मीडियम में डाल देते हैं। ये एक बीकर है जिसमें क्या भरा हुआ है? पोषक तत्व भरा हुआ, और इसमें से प्लांट के बॉडी पार्ट को डाल दिए। अब ये प्लांट का बॉडी पार्ट जो है बहुत कम समय में ढेर सारे कैलस का फॉर्मेशन कर देता है, और यही कैलस आगे चल करके हजारों की संख्या में नए पौधे का निर्माण कर देता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के नीचे बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइकोराइजा। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या हो गया? तो जैसे कोई बहुत मतलब बड़ा पौधा है, बहुत बड़ा प्लांट है, उच्च कुल के पौधे हैं। अब क्या हो रहा है कि इसकी जड़ों में कुछ ईस्ट पाए जाते हैं, कुछ फंगस पाए जाते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं कि इस फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण इसको प्लांट से क्या किया गया है? अलग रखा गया है। क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण ये क्या करता है? अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता। लेकिन इसकी जड़ों में रहने के कारण क्या करता है? यहाँ पे मृदा है, इस मिट्टी से क्या करता है? खनिज का अवशोषण कर लेता है, और पोषक पदार्थों का अवशोषण करके उसको पौधे को पहुंचाता है, पौधे को दे देता है। और पौधे क्या करता है? अपने क्लोरोफिल का यूज करके भोजन बना देता है, और भोजन बना करके प्लांट्स भी खा रहा है, और इस फंगस को भी दे रहा है, कवक को भी दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इस मतलब एक दूसरे का हेल्प हो रहा है। यहाँ पर कवक क्या कर रहा है? खनिज लवण को निकाल करके पौधे को दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है? प्लांट को रॉ मटेरियल्स मिल जा रहा है, और प्लांट क्या कर रहा है? क्लोरोफिल का यूज करके उस रॉ मटेरियल को फूड के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कवक को भोजन भी मिल जा रहा है और आश्रय भी मिल जा रहा है, और बदले में क्या हो रहा है? जो प्लांट्स है उसको रॉ मटेरियल्स के रूप में खनिज लवण मिल रहा है। इसी प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे उच्च वर्गीय उच्च कुल के पौधे हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। यहाँ पे इसका एक और फेमस क्वेश्चन आता है, लाइकेंस। आप लोग नाम सुने होंगे। ये लाइकेन में क्या होता है कि ये भी सहजीवी संबंध है। किसके किसके बीच का? तो फंगस, कवक के बीच और शैवाल के बीच। इसमें फिर से वही चीज होता है, शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है और कवक के पास खनिज पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये दोनों एक दूसरे का हेल्प करता है, बदले में कवक को भोजन भी मिल जाता है और रहने के लिए आवास भी, शैवाल को रॉ मटेरियल मिल जाता है। इसी दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? 2017 का पूछा हुआ है। इसमें जितना सारा क्वेश्चन है सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग समझे ये द्विखंडन है क्या। तो ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। क्या है? अलैंगिक प्रजनन की विधि, जिसका नाम होता है विखंडन। इस विखंडन के दो टाइप्स हो जाते हैं, एक हो जाता है द्विखंडन और दूसरा हो गया बहुखंडन। बहुखंडन। अब क्या हो रहा है? द्विखंडन में कोई ऑर्गेनिज्म है, टूट करके अपने बॉडी पार्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया और दो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया। अब बहुखंडन में क्या हो गया? कोई जीव था, अपने बॉडी पार्ट को ढेर सारे टुकड़े में तोड़ दिया और एक बार में ही ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया। तो प्रोसेस
एक में क्या हो रहा है, एक साथ बहुत सारे जीव का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग बहुखंडन का दिए। और यहाँ द्विखंडन में नाम ही है, द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टुकड़ा। जब एक बॉडी, एक जीव के शरीर से दो टुकड़े का निर्माण होता है और दोनों जीव के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो यही क्या कहला गया, द्विखंडन। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें किन जीवों में द्विखंडन की क्रियाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, अमीबा। तो हम लोग जान रहे हैं अमीबा भी द्विखंडन करता है, पैरामीशियम भी द्विखंडन करता है, जलकुंभी तो प्लांट है, इसमें द्विखंडन के द्वारा नहीं, इसमें कायिक प्रजनन के द्वारा प्रजनन होता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किससे संपर्क में आता है, तो हम लोग देख ले लेते हैं, ये हो गया अंडाणु, ठीक है। और अंडाणु का जो आउटर मोस्ट वॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलोसुडा, जोना पेलोसुडा, ठीक है। अब क्या है कि जब ये आउटर मोस्ट लेयर है, वॉल है जिसका नाम जोना पेलोसुडा है, अब ये एस्पर जोना पेलोसुडा के संपर्क में जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया पारदर्शी अंडावरण जिसका नाम है जोना पेलोसुडा, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को देख लेते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या है, अर्ध मतलब आधा, अगर कोई 2n वाला 2n क्रोमोसोम है तो उसके जो ये पेरेंट्स बॉडी है उसमें 2n है, तो उसके संतति में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और सूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम गुणसूत्र से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर कोई एक सेल है तो वो सेल टूटता है, और ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है 2 स्टेप में पूरा होता है, एक से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और पुनः इससे 2 सेल और बनते हैं, तो लास्ट में रिजल्ट के रूप में हम लोगों को एक सेल से टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर एक शुक्राणु बनाने वाली कोशिका होती है जिसका नाम है आदि जर्म सेल, जर्म कोशिका हम लोग उसको कहते हैं, तो एक जर्म कोशिका के डिवीजन से हम लोग को रिजल्ट के रूप में 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब कह क्या रहा है कि 124 शुक्राणु को निर्माण कराना है, तो 124 एक में बन रहा है, एक सेल से 4, तो 4 124 में कितने सेल चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे, 4 4 1 4, देख लो ऑप्शन नंबर बी, बी में ऑप्शन नंबर बी में 31 दिया हुआ है और यही हो जाएगा राइट आंसर। ये समझ में आया, ये कैसे हो गया, जैसे हम लोग पेन वेन खरीदते हैं ना 5-6 क्लास में, तुम लोग एक एक नियम वाला क्वेश्चन पढ़ता था, सेम वही चीज है। क्या हो रहा है कि एक पेन का दाम हो गया 4 रुपया, तो 124 रुपए में कितने पेन आएंगे, बस वही चीज हो गया यहाँ पर। 124 ये शुक्राणु था, उसको बनाने में कितने सेल चाहिए, तो यही हो गया 124/4। ये 4 कहां से आया, तो एक जर्म सेल से टोटल कितने शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, 4 बनता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको 4 से डिवाइड किया और आंसर क्या आ गया, 31। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अब लास्ट पर आप पे आ गए, हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि युग्मक समांतर किस प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं गैमेट्स की बात यहाँ पर कर रहा है। अगर कोई ये मान लो फीमेल है, ये है मेल, तो फीमेल जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है जिस गैमेट का नाम क्या है, अंडाणु, और मेल जो गैमेट बनाता है उसका नाम क्या है, शुक्राणु। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ही है कि कोई भी मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, उस गैमेट में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, एन होगा, क्योंकि यही दोनों एन आपस में फर्टिलाइज करेगा, तो हम लोग को जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो जाइगोट 2n होगा, द्विगुणित होगा। और नहीं तो अगर ये खुद n 2n होता और 2n होता, मान लो कि 46 रहता अंडाणु के पास क्रोमोसोम और 46 रहता शुक्राणु के पास क्रोमोसोम, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म हम लोग आगे जो मानव का फॉर्मेशन होता, मानव का जो निर्माण होता, उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता, 92 हो जाता। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, फिर क्या हो जाता, फिर हम लोग के बच्चे में फिर 92 का 2 गुना, फिर उसके बच्चे में उसका 2 गुना हो जाता। तो फिर हम लोग ये नहीं कह पाते कि और ये जो मानव है उसका 46 क्रोमोसोम है, और पता चलता कि मानव जो है वो किसी और प्रजाति में बदल गया होता। तो इसीलिए प्लांट्स का ये गैमीट आए या फिर ह्यूमन का या
आई या फिर किसी भी तरह के मैमल्स का आई, सभी में क्रोमोसोम का नंबर गैमीट में कितना हो जाता है, एन हो जाता है, अगुणित हो जाता है। और यहाँ पर टर्म दे दिया है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड को ही हिंदी में अगुणित कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉइड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या हुआ, मतलब 2n को हम लोग द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ पे n आ जाता है तो इसको हम लोग हैप्लॉइड अगुणित कहते हैं। फिर यहाँ पे 3n आ जाएगा तो इसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे, त्रिगुणित कहेंगे हिंदी में, ठीक है। तो गैमिट्स का पूछ रहा है तो गैमिट्स में क्रोमोसोम नंबर n होता है, इसीलिए अगुणित, अगुणित नहीं दिया रहेगा तो हैप्लॉइड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बायो में सारे टर्म्स को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलो, हम लोगों का यहीं पर फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर का 13 साल का फिर से हम लोग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसका भी पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि सब इससे लाभ उठा सके, ठीक है। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।